नमस्कार भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको पता होगा कि यूपीएससी, पेट और उससे जुड़े सभी एग्जामिनेशंस और यूपीपीसीएस के प्री और आरओ सभी एग्जामिनेशन को कवर करता है। एसएससी सीजीएल को भी आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। जीएस के सेगमेंट को हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो साइंस के इस सेगमेंट में हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र को। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है जो हमारे शरीर से कोई चीज बाहर निकाले, जो अपशिष्ट पदार्थ हो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स तो हमारे मस्तिष्क का जो होता है, मस्तिष्क का एक इकाई होती है न्यूरॉन्स, जो मस्तिष्क को मस्तिष्क हमारा जो है न्यूरॉन्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिससे कि सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है। तो ये तो मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नेफ्रॉन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि वृक्क जो होता है उसका इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, और किडनी को हम नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में 2019 में पूछा गया था। तो देखते हैं इसका एलिब्रेशन। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन का मतलब निकालने वाली इकाइयां, जो छानने वाली इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक मैलपीकी काय से बना हुआ होता है, जो कि एक बोमेन संपुट या रुधिर कोशिकाओं की जाल से मिलकर बना होता है। गुर्दे में प्रवेश करने वाली रक्त कोशिका अभिवाही धमनी तथा बाहर निकालने वाली कोशिकाओं को अपवाही धमनी कहते हैं, ठीक है। तो गुर्दे में जो होता है प्रवेश करने के लिए अविवाही धमनी होती है, जो प्रवेश करती है रक्त कोशिकाओं से। तो अविवाही धमनी होती है, जो बाहर निकालती है उसे हम अपवाही धमनी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। तो यहाँ इज द राइट आंसर होगा। लोअर एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर देखिए कि जो रक्त वाहिका होती है, जो धमनी होती है, इसी के माध्यम से सारी चीजें होती हैं। तो जब मल हम त्याग करते हैं, मूत्र का निर्माण के दौरान जो होता है, तो अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसका एलिब्रेशन देखते हैं। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। पुनः अवशोषण या रीबोरसोप्रेशन प्रक्रिया में बोमेन संपुट में छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य रुधिर में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को रुधिर नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर कोशिकाओं द्वारा पुनः सोखकर रुधिर लवण आदि अवशोषित कर बाकी बचे हुए पदार्थ को मूत्र के मल द्वारा उसके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और अति निस्पंदन की वह प्रक्रिया कोशिकाएं गुच्छ में संपन्न होती हैं और यहाँ एक छन्नी की तरह कार्य करती हैं। प्रति मिनट में रक्त लगभग 1 लीटर जिसमें अधिकतम प्लाज्मा होता है और 10% भाग ही छानता है। मतलब कह रहा है कि प्रति लीटर रक्त में लगभग 1 लीटर जो प्लाज्मा का रूप होता है, अधिकतम प्लाज्मा को ही छानता है, उसका 10% भाग ही छान पाता है। इसलिए कोशिका गुच्छ में रक्त का दाब बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया इसी उच्च दाब पर संपन्न होती है। प्रेशर जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर छनना स्टार्ट होगा। उच्च दाब में छनने की प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया द्वारा रुधिर प्लाज्मा से केवल जल, ग्लूकोज, खनिज लवण आदि छान लेता है। बाकी बचा हुआ पदार्थ मल त्याग के माध्यम से मूत्र त्याग कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो मूत्र त्याग की इन्होंने प्रक्रिया बताई हुई है। तो अति निस्पंदन और अति अवशोषण की प्रक्रिया को बताया। उन्होंने कहा कि हाई प्रेशर पर जो होता है, जब मल त्याग मल किया जाता है, तब उस पर कार्य होता रहता है, ठीक है। तो इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लोअर का क्वेश्चन है। तो अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया कब होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है, ठीक है। अति निस्पंदन का मतलब होता है निकालना, और पुनः अवशोषण पुनः जो है एब्जॉर्ब करता है। तो कब होता है? जब वो बाहर निकालेगा, और जब कोई चीज बाहर निकलेगी तभी तो कोई चीज अंदर प्रवेश होगी। तो अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? ये मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होगी, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है?
किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो वृक्क धमनी, बाहरी इलियाक धमनी, कक्षीय या एक्सिलरी धमनी, या अंतः प्रकोष्ठीय अल्नर धमनी इसको बोलते हैं। तो दी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। लोअर एग्जामिनेशन में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त अंतः प्रकोष्ठ या अल्नर धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। तो रक्त अंतः प्रकोष्ठ एक होता है, उसी के माध्यम से रक्त प्रवेश करता है गुर्दे में। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? तो ये काफी जो है सरल क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका यकृत में। यकृत में आपका यूरिया बनता है। ठीक है, 28/2/2016 में क्वेश्चन था। मनुष्य में यूरिया यकृत लीवर बनाता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदलता है। जो अमीनो अम्ल प्रोटीन के रूप में हम लेते हैं उसको यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? अनावश्यक अमीनो अम्ल को यूरिया में तो यकृत करता है। ठीक है, यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। पहला होता है डीएमीनेशन और दूसरा होता है यूरिया का निर्माण। इसके अलावा यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं और इस चक्र को हम क्रेब्स हैंसलिट चक्र भी कहते हैं। तो क्रेब्स हैंसलिट चक्र किस क्रिया किसमें होता है? तो यूरिया के निर्माण में होता है। ठीक है, जब हम प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में जाता है, तो लीवर यह तय करता है कि कितने को यूरिया बनाना है, कितने को हमको जो है और सब कामों में यूज करना है। ठीक है, तो वही काम करता है। तो आप इसको लिख सकते हैं यकृत आपका जो है लीवर जो है आपका क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? यूरिया है, क्रिएटिनिन है, एल्बुमिन है या सोडियम है? तो एल्बुमिन है। ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वस्थ व्यक्ति में मूत्र में 95% जल होता है एवं 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में यूरिया, यूरिक एसिड अम्ल और क्रिएटिनिन तथा पोटेशियम ऑक्साइड आदि रहते हैं। ठीक है, जिसे हम एल्बुमिन एक असामान्य घटक कहते हैं। आपको पता होगा कि जब किसी व्यक्ति की किडनी की जांच होनी होती है तो उसमें क्रिएटिनिन की मात्रा को जांच किया जाता है। ठीक है, तो आपका 95% जो होता है मूत्र होता है, सिर्फ 5% जो होगा उसमें क्या होगा? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इसका जो असामान्य घटक मूत्र का है वो क्या है? एल्बुमिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान, जब यकृत विषहरण करता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो लीवर होता है वो टॉक्सिक को भी सोखता है। तो यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान डैश के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है ये? तो यहाँ पर वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोटीन्स के निर्माण में प्रोटीन के एब्जॉर्मेशन में ही यूरिया का निर्माण होता है और लीवर करता है इसको। तो जब यकृत विषहरण करता है तो ये प्रोटीन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, यकृत कोशिकाएं प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया और को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन की मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया विषैले अमोनिया को। यकृत के विषहरण के दूसरे चरण के दौरान प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यकृत में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो यकृत में जो फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन निर्माण होता है जो रक्त में थक्का बनाने का निर्माण करता है। जहर खाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की जांच के लिए यकृत की जांच की जाती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। 1.5 इज द आइडियल जो वेट है वही आप बताइएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ये शरीर के सर से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक के जो ज्वाइंट होते हैं पूरे के लेके वो क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो भैया ये न्यूरॉन्स है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई है। सेरिबेलम और सेरिबेलम ये मस्तिष्क के भाग हैं। लोअर एग्जामिनेशन 2019 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र मानव के सोचने, समझने और याद रखने, विभिन्न अंगों के कार्यों और सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु का मतलब रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ होता है। मानव के प्रत्येक गुर्दे
में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो जो निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं जिन्हें निकालते हैं एक्सक्रीट छान करके, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रोलॉजी किडनी के अंतर्गत आता है। बाकी न्यूरॉन्स जो होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं और इन न्यूरॉन्सों में जो है संदेश कौन भेजता है, तो ये न्यूरॉन कोशिकाएं ही भेजते हैं। न्यूरॉन कोशिकाओं में जो होता है इसका अध्ययन अलग अलग प्रकार से होता है। तो आप पीसीएस वगैरह की हम आप तैयारी करवाएंगे, अभी आप विज्ञान लेकर के मलक से आएंगे तो वहाँ पर आपको न्यूरॉन्स सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव स्थानांतरण, गलत बात है। श्वसन नियंत्रण, ये भी गलत बात है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, यदि ये आप जाते रहिए और एकाएक सांप देख लीजिए तो आप एकाएक कूद जाएंगे बिना मस्तिष्क के आदेश दिए। ठीक है, तो क्या है? इसे हम कहते हैं क्रिया का नियंत्रण करना। तो जो मस्तिष्क के एकाएक कोई चीज नहीं दे पाता, समस्त क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। बाकी ये रक्त का पंपन कौन करता है? तो आपका हार्ट करता है। ठीक है, आंसर नंबर देखते हैं, सी है। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग जो होता है वो मेरुरज्जु कहलाता है, बनता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरोमेटर या ऑक्नाइट और पाइमेटर का एक बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाएं और उनका नियंत्रण और समन्वय करता है। यह मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों को संवहन करता है। हृदय की गति से स्पंदन, खांसना, पलकों का झपकाना और ठंड से कांपना आदि क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु या मेडुला ऑब्लांगेटा या तंत्रिका तंत्र या पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर होगा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। यहाँ पर ऊपर जो श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता था? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी आंसर है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों और तथा श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, सबसे अंतिम पार्ट होता है, इसी के माध्यम से आपका मेरुरज्जु जुड़ा हुआ होता है। चलिए, मनुष्य के में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं मनुष्य में कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक मस्तिष्क से संबंधित क्रॉनियल तंत्रिकाएं और स्पाइनल से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं। तो मस्तिष्क का जो तंत्रिका होती है उसे हम क्रॉनियल तंत्रिकाएं कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेरुरज्जु से संबंधित स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल कपाल तथा 31 जोड़ी स्पाइनल पाई जाती हैं। तो 12 जोड़ी जो होती है मतलब 24 क्रैनियल पाई जाती हैं जो कि मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र होती हैं, और 31 जोड़ी जो होती है वो स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो 12 और 31 आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला भैया ऑब्लांगेटा यही नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पिछला मस्तिष्क का भाग होता है जो किससे जुड़ा हुआ होता है? आपके मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। तो सेरिबलम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस तीनों मस्तिष्क के अग्रभाग हैं। तो मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिबलम। ठीक है, सेरिबेलम कौन है? मध्य मस्तिष्क है। सेरिबेलम जो है मध्य मस्तिष्क है, और अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस तीनों अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। चलिए, तो आप अग्र मस्तिष्क के भाग जान गए कौन कौन से हैं? तो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। और पश्चिम मस्तिष्क किसको कहते हैं? सबसे अंतिम वाला तो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। वहीं आपका एक होता है पॉन्स बैरोलाई। ठीक है, उसको भी देखेंगे कभी, पॉन्स को। तो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस तीनों मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, जबकि मेडुला अधिवेक ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड का आंतरिक भाग होता है, जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिफ्रिन
हार्मोन्स का श्रावण होता है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना हुआ होता है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के आवेगों को आदान प्रदान को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर होगा आपका मेरुदंड। मेरुदंड क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। व्यायाम प्रशिक्षक का क्वेश्चन है। मेरुदंड तंत्रिका फाइबर से बना हुआ होता है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है। मेरुदंड के दो प्रधान कार्य हैं, स्नायुविक आवेगों का संचालन और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना मेरुदंड का काम होता है, लेकिन यहाँ पर यदि आप देख लेते कि मेडुला ऑब्लिंगेटा होता तो आप उसको लगाते। ठीक है, अगर वो होता इस ऑप्शन में, नहीं है तो मेरुदंड लगा दीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 31 जोड़ी पाई जाती हैं और कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु कहलाता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु कहलाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु या रीढ़ की तंत्रिकाएं कहलाती हैं। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा के दो भाग हैं, एक होता है आपका पहला अगला वाला कपाल तंत्रिका तंत्र, ये 12 जोड़ी होता है, और एक होता है आपका मेरुरज्जु की तंत्रिका तंत्र, इसमें जो होता है 31 जोड़ी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? जो रेटिना पर नेत्र का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक, उल्टा व छोटा, वास्तविक सीधा या बड़ा, वास्तविक सीधा या छोटा, अवास्तविक उल्टा या छोटा। तो आंसर होगा वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। कैसे? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये हमारी सपोज दैट ये रेटिना है, इसमें होता क्या है, ये प्रतिबिंब आएगा तो उल्टा होकर के हमें दिखाएगा, तो मस्तिष्क हमको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, उल्टा होकर के दिखाएगा, वास्तविक लेकिन सही दिखाएगा, लेकिन आकार में छोटा दिखाई देगा। तो ये चीज आप जानते रहिए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा, छोटा, ये क्या है आपका रेटिना पर बने प्रतिबिंब का आकार होता है। ठीक है, वास्तविक आभासी उभासी नहीं होता है इसमें, आप जानते रहिए। वास्तविक होता है, आभास करने वाली क्या चीज है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, अब इसमें देखिए अवास्तविक एक क्वेश्चन था, इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। अब जैसे अवास्तविक है तो भाई अवास्तविक क्यों दिखाई देगा, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। उल्टा और छोटा तो सही था, वास्तविक ये सही था, लेकिन यहाँ सीधा बनता है, ये आप जानते रहिए सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है, क्योंकि मस्तिष्क को सीधा करता है। वास्तविक यहाँ पर भी सही है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए सीधा दे दिया गया, ये भी गलत हो गया। तो वास्तविक सीधा और छोटा, बड़ा तो कतई नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा तो बहुत बड़ा वस्तु आपको दिखाई देगा। ठीक है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि से के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है एवं अधिकतम दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम, इसको देखेंगे, फिर हम कल से जो है अंतःस्रावी ग्रंथि स्टार्ट करेंगे, जो कि हमको जल्दी खत्म करना है, पेपर जो है जल्दी आ गया है। ठीक है, 96 नंबर हम आपका सोच रहे हैं जीएस यहाँ पर खत्म कर दें, उसके बाद हिंदी वगैरह तो आप जो है पढ़ सके, एक आध दो क्लास यूट्यूब वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। वैसे ही मैं तैयार करने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। और मैथ के लिए जो डीआई है, आप डाटा इंटरप्रिटेशन है, आप काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का लेकर के आता, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको पेन वगैरह चाहिए कैलकुलेशन के लिए, मेरे पास पेन है नहीं, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे, वैसे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं पेन वगैरह का जुगाड़ करूंगा तो आपको वहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा। मेरा मैथ भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, इसे हम स्टेपिस कहते हैं। जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। रकाब या स्टेपिस मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिस हड्डी मनुष्य के कान में हड्डी पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, 6 हड्डियां कान की पाई जाती हैं। फीमर जांघ की हड्डी होती है जो कि सबसे बड़ी होती है। हड्डी के बीच में आपको जो होता है ये अस्थि मज्जा होता है, इसके अंदर जो होता है आपका WBC और RBC का निर्माण होता है। एक तरफ WBC निर्माण होता है, एक तरफ RBC का निर्माण होता है। ठीक है,
और बीच में कहीं प्लेटलेट का भी निर्माण हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो अब ये तो हिंदी में है, उर्विका या फीमर। फीमर को उर्विका कहते हैं भैया, याद कर लो, हिंदी में भी फीमर को उर्विका कहते हैं, नहीं तो मामला हो जाएगा दिक्कत। उर्विका सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। और रकाब, रकाब को आप जान लीजिए, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, रकाब सबसे छोटी हड्डी है, उर्विका सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। गन्ना परीक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे बड़ी हस्ती फीमर या उर्विका की होती है। जो जांघ की हड्डी होती है इसके कहते हैं तो मनुष्य के पैर में फीमर के नीचे टिबिया, फिबुला और टर्सल्स और मेटाटर्सल्स और फैलेंजेज होती हैं। फीमर तथा टिबिया फिबुला की संधि एक स्थान पर गोल अस्थि होती है, जिसे घुटने की अस्थि या अथवा पटेला कहा जाता है। तो सब आगे है, आपको पढ़ेंगे, पहले आप देख लीजिए यहीं पर। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस, न रेडियो अल्ना, कार्पल या मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमरस नहीं है। हाथ की हड्डियों के ऊपरी बाहु, अग्रबाहु और कलाई, हथेली एवं उंगली की अस्थियां शामिल होती हैं। ऊपरी बाहु को, जो बाह का ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। तो ये वाला बगल वाला ऊपर भाग जो है ये ह्यूमरस है। ये सेकंड वाला जो है क्या है? तो ऊपरी बाहु को ह्यूमरस कहता है, अग्र बाहु को हम रेडियो अल्ना कहते हैं। तो ये रेडियो अल्ना है, ठीक है, ऐसे होता है मनुष्य ना, ठीक है। ये आपको सर है, तो ये ह्यूमरस है, ये कंधा है, उसके बाद ह्यूमरस है, ये वाला ह्यूमरस है, उसके बाद ये है आपका रेडियो अल्ना, ठीक है, जो स्नायु द्वारा जुड़ी होती है। और इन अस्थियों को कार्पल्स कहते हैं। तो इन दोनों अस्थियों को हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। हथेली में मेटाकार्पल्स नाम के 5 लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। अंगुलियों में छोटी छोटी 14 अंगुलिस्थियां पाई जाती हैं। तो हथेली वाला जो होगा ये होगा मेटाकार्पल्स, और ये वाला होगा अंगुली वाला, ये होगा अंगुलिस्थियां 14 होती हैं, ठीक है। ये अंगूठे में 2 अन्य अंगुलियां में 3-3 पाई जाती हैं। अंगूठे में 2 पाई जाती हैं, अन्य अंगुलियों में 3-3 पाई जाती हैं। आप फोड़ते होंगे तो 1, 2 और 3, देखिए आप फोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, देख लीजिए, करिए अपने आप। तो अभी प्रैक्टिकली आपके पास है हड्डी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके चक्कर में तोड़ मत दीजिएगा हड्डी को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज इसको हम कहते हैं। क्या अभी आपको बताया था, उर्विका सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपीज यार हिंदी में इसको देख लो, ऊपर एक सेकंड बताया, नहीं भूल जाएगा, दिक्कत होगा। रकाब, रकाब कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक। मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान के मध्य में पाई जाती है। या वातावरण में ध्वनि के अनुसार कंपन करता है, जिस कारण वातावरण की आवाज हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो बस आज कितना ही, मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ाया। पहला था तो आपका उत्सर्जन तंत्र, दूसरा था आपका फिर पहला टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र, और दूसरा टॉपिक था आपका, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, तंत्रिका तंत्र, और तीसरा था आपका कंकाल तंत्र। तो फिर हम कल जो है फिर बहिर्स्रावी ग्रंथि फिर देखेंगे, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।